जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर 1, ये इतिहास का चैप्टर है, इतिहास का है, ठीक है, हिस्ट्री का है। और ये आपको बता दें कि ये एसएसटी, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये टॉपिक वाइज कैसे चल रहा है, तो इसके पहले मैं 19 मिनट का वीडियो बनाई हूँ, आप जाके वहाँ पे देखिए कि एसएसटी में कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने मार्क्स के आएंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैं ये भी बता दी हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको अच्छे से पूरा फुल डिटेल में बताई हूँ, एकदम आसान भाषा में। चलिए इसका एमसीक्यू, जैसा कि उस वीडियो में मैं आपको बताई थी कि एमसीक्यू के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी, जितने भी एमसीक्यू हैं फ्रांस की क्रांति से पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो इसका पार्ट 1 ये है, फ्रांस की क्रांति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले जो फ्रांस का एकीकरण हुआ था, इसीलिए 30+ क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फ्रांसीसी समाज क्रांति से पहले कितने वर्गों में विभाजित था। देखिए सबसे पहली बात तो ये, जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, सबसे पहले फ्रांस का एकीकरण हुआ था, फ्रांस का एकीकरण हुआ था, उसी के संदर्भ में फ्रांसीसी समाज, यानी कि फ्रांसीसी जो समाज है क्रांति से पहले, जब वहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी, तो वहाँ कितने वर्गों में विभाजित था, आपको बताना है। कि ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, पहले में है 2 है, दूसरे में है 3 है, तीसरे में 4 है और पाँचवें में 5 है, ठीक है। आंसर आपको बताना है कि आपको पता है कि नहीं पता है। चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं, इसका उत्तर होगा 3, ठीक है। 3 वर्गों में विभाजित था फ्रांसीसी समाज। आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के ज़रिए आप इसको याद करिए, क्या पता यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बन जाए कि जो फ्रांसीसी समाज है पहले कितने वर्गों में विभाजित था, यानी क्रांति से पहले कितने वर्गों में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तर इसका क्या है, 3। अब पूछ रहा है जो 3 वर्ग हैं, ठीक है, जो 3 वर्ग हैं उसमें प्रथम वर्ग में कौन शामिल था। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, इस यानी कि पहले वर्ग में कौन शामिल था, आपको ये बताना है कि पहले वर्ग में कौन शामिल था। सीधे सीधे देखिए, इसका आंसर होगा पादरी। कौन था, पादरी था। तीसरा आंसर है कि द्वितीय वर्ग में कौन शामिल था। आपसे पूरा क्वेश्चन पूछेगा कि यानी कि पहले में कौन वर्ग था, दूसरे में कौन वर्ग था, ठीक है। दूसरे में आपको बताना है कि दूसरे में कौन था। ऑप्शन है कुलीन, व्यापारी, किसान और मजदूर, आपको ऑप्शन बताना है। चलिए इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ कि कुलीन होगा। क्या होगा, कुलीन, 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 याद रखिएगा, कुलीन। तृतीय वर्ग में कौन शामिल था, पहला आपको बताई, दूसरा बताई और तीसरा बताई। और ये तीनों वर्ग जो किस क्रांति से पहले था, फ्रांस की क्रांति से पहले, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और देखिए तृतीय वर्ग में मुख्यतः कौन शामिल, यानी कि कौन आते थे। पहला है किसान, मजदूर, व्यापारी, केवल किसान, केवल मजदूर या सैनिक, आपको राइट आंसर बताना है। चलिए राइट आंसर इसका बताते हैं, किसान, मजदूर एवं व्यापारी। कौन थे, किसान थे, मजदूर थे, व्यापारिक थे। 3 वर्ग में विभाजित था फ्रांस की क्रांति से पहले, ठीक है। चलिए बास्तिल किले पर हमला कब हुआ था, आपको आंसर बताना है कि बास्तिल जो किला है उस पर हमला कब हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ठीक। तो इसका राइट आंसर है 14 जुलाई, यानी कि 14 जुलाई 1789 में। क्या, 14 जुलाई 1789 में हुआ था, बास्तिल किले पर हमला हुआ था। छठवां है 14 जुलाई, यानी कि 14 जुलाई 1789 की घटना क्यों महत्वपूर्ण थी। पहला तो ये बास्तिल किले पर हमला हुआ था, उसके बाद से क्या है, इसका ऑप्शन आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है लुईस 16वां की हत्या, ठीक, लुईस 16वें की हत्या हुई थी, या क्रांति की शुरुआत हुई थी, नया संविधान बना था, चर्च का अंत हुआ था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी। 7वां है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा था, ठीक है। फ्रांस की जो क्रांति है उसका प्रमुख नारा क्या था। फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख नारा था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, दूसरा है शक्ति और एकता, तीसरा है स्वतंत्रता या मृत्यु, और चौथा है धर्म और राष्ट्र और धर्म।
आपको आंसर बताना है कि जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस का क्रांति जब चल रहा था तो उस समय उस क्रांति में लोग क्या बोलते हैं, उस समय क्या नारा दे रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आठवां है मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब पारित हुई थी। मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कब पारित हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। इसका राइट आंसर देखिए, पहला ऑप्शन है 1788, दूसरा है 1789, तीसरा है 1791 और चौथा है 1793। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ कि क्या होगा। इसका राइट आंसर उत्तर होगा 1789 में। कब था, 1789 में। ठीक है, और नौवां क्वेश्चन है, क्या है फ्रांस का अंतिम निरंकुश शासक कौन था। आपको बताना है कि फ्रांस का जो अंतिम निरंकुश शासक था वो कौन था, बताइए। पहला है नेपोलियन बोनापार्ट, लुईस 15वां, लुईस 16वां और चार्ल्स 10वां। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि फ्रांस का अंतिम निरंकुश शासक कौन था। इसका राइट आंसर होगा लुईस 16वां। कौन था, लुईस 16वां था। उसके बाद 10वां है लुईस 16वें की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, लुईस 16वें की पत्नी का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है कि मैरी एंटोनेट, ठीक है, जोसेफिन, विक्टोरिया, एलिजाबेथ। तो इसका राइट आंसर है मैरी एंटोनेट। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम था, मैरी एंटोनेट। नेक्स्ट है किस दार्शनिक ने जनसत्ता का विचार दिया था। किस दार्शनिक ने जनसत्ता का विचार दिया था। पहला ऑप्शन है वॉल्टेयर, दूसरा है रूसो, तीसरा है मॉन्टेस्क्यू और तीसरा है, देखिए तीसरा का ऑप्शन गलत दिख रहा है थोड़ा सा, इसको हटा दीजिएगा। इन्हीं में से आप बताइए कौन है। चलिए इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ आपको, रूसो। कौन था, रूसो थे। ठीक है, 12वां है किस दार्शनिक ने शासन में शक्तियों का विभाजन का विचार दिया था। किस दार्शनिक ने शासन में शक्तियों का विभाजन का विचार दिया था। इसका ऑप्शन है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर। ठीक, यहाँ देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है तो आप इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। 3 ऑप्शन है, तीनों पे बताइए आप कौन से होंगे, तीनों में से ही सही है। इसका राइट आंसर है मॉन्टेस्क्यू। इसका क्वेश्चन भी बनता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप अगर कमेंट करिएगा तो मॉन्टेस्क्यू कौन है, रूसो कौन है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या है, वॉल्टेयर किस विचार के लिए प्रसिद्ध था। आपको बताना है कि जो वॉल्टेयर हैं वो किस विचार के लिए प्रसिद्ध थे। पहला है धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता, दूसरा है शक्तियों का विभाजन, तीसरा है जनसत्ता और चौथा है समानता। आपको बताना है कि जो वॉल्टेयर हैं वो किस विचार के लिए प्रसिद्ध था। चलिए इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर है धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता। नेक्स्ट है 14, फ्रांस में जो तृतीयक वर्ग के लोगों पर कौन सा कर लगाया गया था। ठीक है, कौन सा कर, टाइल, गैबल, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है कि दोनों, ये दोनों थे। ठीक है, गैबल और टाइल दोनों, आंसर होगा दोनों। 15वां है फ्रांस की क्रांति के समय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो किसका प्रतीक था। पहला है सामंतवाद, दूसरा है राष्ट्रीय एकता, तीसरा है साम्राज्यवाद और चौथा है चर्च की शक्ति। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं कि क्या था, राष्ट्रीय एकता। क्या था, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। 16वां क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक नीला, सफ़ेद और लाल ध्वज किसे दर्शाता है। किसे दर्शाता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है राजशाही, दूसरा है क्रांति, तीसरा है राष्ट्रीय एकता और चौथा है चर्च। राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। चलिए इसका आंसर बताते हैं, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। 17 है 1791 का संविधान किसके पक्ष में था। आपको बताना है, ऑप्शन है यहाँ पे निरंकुश राजा, संवैधानिक राजतंत्र, गणतंत्र या चर्च। इसका राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या है, संवैधानिक राजतंत्र था।
18 है राष्ट्रीय सभा का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय सभा का गठन कब हुआ था, ठीक है। पहला ऑप्शन है मई 1789, जुलाई 1789, अगस्त 1789, जनवरी 1789। देखिए यहाँ पे बस केवल क्या डिफरेंस है, मई, जुलाई, अगस्त और जनवरी। आप यदि 1789 याद करके गए और आपके ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन आ गया मई, जुलाई, अगस्त और जनवरी, इसीलिए ठीक से आप इसको याद कीजिएगा। आंसर एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे अगर ऑप्शन सारे सेम दिए रहेंगे, ठीक है, सारे सेम दिए, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए मई है, जुलाई है, अगस्त है और जनवरी है। चलिए इसके राइट आंसर बताते हैं कि जो राष्ट्रीय सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। मई में हुआ था, 1789 में हुआ था। 19 है टेनिस कोर्ट शपथ का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन है नया संविधान बनाना, बास्तिल किले पर हमला करना, राजा को हटाना और चर्च की शक्ति को समाप्त करना। इसका राइट आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, नया संविधान बनाना था, ठीक। 20 है फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप में किस विचारधारा को बढ़ावा दिया। जो फ्रांस का क्रांति हुआ, फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस का जो एकीकरण हुआ, यानी कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। 20वां जो है फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप में किस विचारधारा को बढ़ावा दिया, समाजवाद, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद या सामंतवाद। इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर है राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 21 है फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था। इसका सामाजिक प्रभाव सामंतवाद का अंत, चर्च की शक्ति बढ़ना, राजशाही की मजबूती और उपनिवेशवाद का बढ़ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। चलिए मैं बताती हूँ। 21 का राइट आंसर क्या है, सामंतवाद का अंत हो गया था। क्या हुआ था, सामंतवाद का अंत हो गया। 22 किसने कहा था मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है वोल्टेयर, दूसरा है रूसो, तीसरा है मोंटेस्क्यू। इसका राइट आंसर क्या होगा, रूसो। किसने कहा था, रूसो ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर, फ्रांस की क्रांति के बाद सत्ता किसके हाथ में गई थी। पहला ऑप्शन है कुलीन वर्ग, दूसरा ऑप्शन है जनता, तीसरा ऑप्शन है पादरी और चौथा ऑप्शन क्या है, सेना। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है जनता। जनता के हाथ में गई थी। सबसे पहले फ्रांस का एकीकरण हुआ था, फिर जर्मनी का, उसके बाद से इटली का। धीरे धीरे सारे यूरोप के लोग राष्ट्रवाद की मांग करने लगे थे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। जनवरी 1791, जनवरी 1793, जुलाई 1789, अगस्त 1792 को दिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जनवरी 1793 को, जनवरी 1793 को दिया गया था। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर, 1793 में फ्रांस किस रूप में घोषित हुआ था। पहला है संवैधानिक राजतंत्र, दूसरा है गणतंत्र, तीसरा है निरंकुश राजतंत्र और चौथा क्या है, साम्राज्य। इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका आपको बताना है। ऑप्शन क्या होगा, संवैधानिक राजतंत्र होगा। क्या होगा, संवैधानिक राजतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 26 जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे। आपको बताना है जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे। मिराबो, अब्बे साइंस, रोबेस्पियर, नेपोलियन। कौन थे, रोबेस्पियर। राइट आंसर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, रोबेस्पियर। राइट आंसर क्या होगा, रोबेस्पियर होगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 के बाद 27 है, किस शासन काल को फ्रांस की क्रांति में आतंक का शासन कहा गया था। कि किस शासन काल में फ्रांस की जो क्रांति है। पहला है मिराबो का शासन, नेपोलियन का शासन, रोबेस्पियर का या लुई 16वें का। आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए राइट आंसर बताते हैं आपको। राइट आंसर क्या होगा, रोबेस्पियर। क्या होगा, रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का शासन। 28 रोबेस्पियर का शासन कब समाप्त हुआ था। रोबेस्पियर है जो उनका शासन कब समाप्त हुआ था। पहला ऑप्शन है 1793,
दूसरा ऑप्शन है 1794, तीसरा है 1795 और चौथा है 1791। आपको बताना है यहाँ पे कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा 1794, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 है। फ्रांस की क्रांति के बाद किसने सत्ता संभाली थी? वहाँ पे सत्ता किसने संभाली थी? राष्ट्रीय सभा, निदेशक मंडल, सेना और चर्च। देखिए एक और ऑप्शन इसमें आया था, एक और क्वेश्चन ऊपर आया था। तो आपको पहले ये देखना है कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि फ्रांस की जो क्रांति है सत्ता किसने संभाली थी। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सभा, दूसरा है निदेशक मंडल, तीसरा है सेना और चौथा है क्या है, चर्च। आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, निर्देशक मंडल। निर्देशक मंडल। 30 क्वेश्चन नंबर है, निर्देशक मंडल के बाद फ्रांस में किसने सत्ता हासिल की थी? पहला ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा है मिराबो, तीसरा है रूसो और चौथा है वोल्टेयर। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2025 में इसको पूछा गया है यूपी बोर्ड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसको। ठीक है, स्टार लगाइए। 1860 में एक्सपेंडिशन ऑफ द 1000, हज़ारों का अभियान का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था आपको बताना है। क्या आपको पता है? पहला ऑप्शन है मोजीनी, दूसरा है गैरीबाल्डी, तीसरा है कावूर और चौथा है विक्टर इमैनुअल। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर है गैरीबाल्डी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 32 क्वेश्चन नंबर, गैरीबाल्डी और उनके सैनिक किस नाम से प्रसिद्ध थे? किस नाम से यानी कि जो हज़ारों का अभियान जो नाम से प्रसिद्ध है वो मतलब उस किस नाम से प्रसिद्ध थे? पहला ऑप्शन है ब्लू शर्ट, रेड शर्ट, ग्रीन शर्ट या येलो शर्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? रेड शर्ट के नाम से प्रसिद्ध थे। इसको भी स्टार लगाइए। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, गैरीबाल्डी का हज़ारों का अभियान किस क्षेत्र की ओर बढ़ा था? किस क्षेत्र की ओर बढ़ा था आपको बताना है। पहला ऑप्शन उत्तरी, दूसरा है पश्चिमी इटली, तीसरा है दक्षिणी इटली और चौथा है मध्य इटली। आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणी इटली। ध्यान से आप लोग एक एक MCQ को देखिएगा। इसमें NCERT है, NCERT के बाद से जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का, उससे भी मैं ली हूँ और NCERT से जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको भी मैं इससे लेके चल रही हूँ। ध्यान से देखिएगा आप। 34 क्वेश्चन नंबर, एक्सपेंडेशन ऑफ द 1000, हज़ारों का अभियान कहा जाता है का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि क्यों गैरीबाल्डी इसको शुरू किए थे? पहला ऑप्शन है फ्रांस पर कब्जा करना, दूसरा ऑप्शन है बोरबोन शासकों को हटाना और इटली का एकीकरण करना, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन में स्वतंत्रता पाना और चौथा ऑप्शन है स्पेन से लड़ाई करना। अब क्या आपको पता है इसका राइट आंसर? चलिए इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ। बोरबोन शासकों को हटाना और इटली का एकीकरण क्या करना था? इटली का एकीकरण करना था। ठीक है, नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन नंबर, एक्सपेंडेशन ऑफ द 1000 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपको ये बताना है। जेनेवा, मिलान, फ्लोरेंस या रोम से स्टार्ट हुआ था। इसका राइट आंसर बताना है जेनेवा। ठीक है, जेनेवा। चलिए नेक्स्ट 36, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में किस प्रकार की शक्ति साझाकरण व्यवस्था अपनाई गई थी? पहला ऑप्शन है केवल डच भाषी समुदाय के लिए, दूसरा ऑप्शन है केवल फ्रेंच भाषी समुदाय के लिए, तीसरा ऑप्शन है दोनों डच और फ्रांस भाषी समुदायों के बीच में समान प्रतिनिधित्व और चौथा ऑप्शन क्या है? केवल अंग्रेजी भाषा के लिए। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए दोनों डच और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच समान प्रतिनिधित्व के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन नंबर, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की सरकारों को क्या कहा जाता था? इस पे स्टार लगाइए। ये जो MCQ है ये यूपी बोर्ड में आ चुका है और आया कब था? 2025 में आया था।
2025 में आया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइए इस पर। चलिए 37 है, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की सरकारों को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है नगर पालिका सरकार, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पंचायत सरकार, ये भी नहीं होगा। आंसर को देखिए कैसे एलिमिनेट करना है। नगर पालिका कैसे हो सकती है? पंचायत सरकार कैसी होगी? ठीक है, जिला परिषद कैसी? ये तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट। बचा कौन सा? सामुदायिक सरकार बचा था। ठीक है, क्या बचा था? सामुदायिक सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक सरकार होगा। देखिए सामुदायिक सरकार। 38 क्वेश्चन नंबर, बेल्जियम में पावर शेयरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, ऑप्शन पहला है केवल डच भाषियों को लाभ पहुंचाना, दूसरा है गृह युद्ध रोकना और सभी समुदायों को समान अधिकार देना, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच भाषियों को सत्ता में हावी बनाना, केवल केंद्रीय सरकार को मजबूत बताना। आपको राइट आंसर इसका बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर क्या है? गृह युद्ध रोकना। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, गृह युद्ध को रोकना, समुदायों को समान अधिकार देना। क्या करना? गृह युद्ध को रोकना और समुदायों को समान अधिकार देना। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन नंबर, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किस संधि द्वारा मान्यता मिली थी? आपको बताना है कि यूनान को जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किस संधि के द्वारा? वियना की संधि 1815, कुस्तुतुनिया की संधि 1832, बर्लिन की संधि 1871 और पेरिस की संधि 1856। ये भी MCQ क्वेश्चन जो है ये यूपी बोर्ड में आ चुका है। स्टार लगाइए इस पर। ठीक है, मैं बता भी दूंगी किस सेट में आया था, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी इसको। पहला ये इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, कुस्तुतुनिया की संधि के बाद हुआ था। ध्यान से इसको पढ़िएगा। 3 क्वेश्चन मैं ऐसा बताई हूँ जो यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, और इसके पहले जो मैं इसका सारांश बताई हूँ, यानी कि इसको समझाई हुई हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको जाके पढ़िएगा अच्छे से, कैसे इटली का एकीकरण हुआ था, फिर उसके बाद से क्या बोलते हैं, उसके बाद से क्या हुआ था जर्मनी का, उसके बाद से फ्रांस का कैसे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है यूनान में स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? आपको बताना। 40 क्वेश्चन नंबर है, 1815, 1821, 1832, 1848। इसका राइट आंसर क्या होता? 1821 में हुआ था। देखिए मैं आपसे बोली थी 30+ क्वेश्चन कराऊंगी, यहाँ पे 40+ क्वेश्चन हो गया। 40+ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ NCERT विथ MCQ, यानी कि प्रीवियस ईयर का MCQ जो बोर्ड में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूरा ध्यान से पढ़िएगा। 41 क्वेश्चन नंबर, यूनान की स्वतंत्रता को पहली बार किस दस्तावेज द्वारा मान्यता दी गई थी? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वियना कांग्रेस 1815, लंदन प्रोटोकॉल 1830, पेरिस की संधि 1856, बर्लिन की संधि 1878। इसका राइट आंसर क्या होगा? लंदन प्रोटोकॉल 1830। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन अब तक मैं करा दी हूँ आपको बता देती हूँ। देखिए 40+ क्वेश्चन मैं कराई हूँ आपको, 40+1 41 क्वेश्चन करा दी हूँ। पूरा NCERT MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कराई हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 इसका, क्या पार्ट 2 इसका लेके आएंगे। पार्ट 1 ये था, पार्ट 2। और इसके पहले अगर आप इसको समझे नहीं यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था, किस प्रकार से शुरू हुआ था, उसको जाइए और अच्छे से पढ़िए उसको, और लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके, इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।